हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम बात करेंगे अधिशोषण के अनुप्रयोगों की, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। अधिशोषण को कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है उसकी बात करेंगे हम, कहाँ कहाँ इसको यूज में लिया जाता है। देखिए, आपको स्क्रीन पर ये मास्क दिखाई दे रहे हैं। ये मास्क कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्ति यूज में लेते हैं। इनमें चारकोल का उपयोग किया जाता है। चारकोल क्या करता है, वहाँ जो विषैली गैस निकलती है, CO है, CH4 है, इन गैसों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, तो कोयले की खानों में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इस प्रकार के मास्क का उपयोग करते हैं। इस मास्क में क्या लगा होता है, चारकोल। वो क्या करता है, वहाँ जो विषैली गैसें निकलती हैं उनको अधिशोषित कर लेता है, जिससे वहाँ काम करने वाले लोगों के शरीर में विषैली गैसें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं हम कपड़ों की रंगाई में। कपड़ों को रंगने के लिए फिटकरी का यूज करते हैं। फिटकरी के अंदर कपड़ों को पहले भिगोया जाता है, तो कपड़ों पर, रेशों पर फिटकरी आ जाती है। अब फिर रेशों को रंजक के विलयन में रखा जाता है, तो रंजक के जो कण होते हैं वो फिटकरी पर अधिशोषित हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे रंजक के जो कण हैं वो रेशों में विसरित हो जाते हैं। नेक्स्ट, तीसरा अनुप्रयोग है नमी को हटाने में। ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है सिलिका जेल, इसको आपने देखा भी होगा, इस तरह की पुड़िया देखिए कहीं ना कहीं आपने। ये सिलिका जेल है इसके अंदर, और सिलिका जेल का काम क्या है, ये नमी को अधिशोषित कर लेता है अपनी सतह पर। इस पुड़ी को रखा जाता है महंगे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनमें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नमी के कारण खराब हो सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जो डिब्बे होते हैं जहां इनको पैक किया जाता है वहां इस तरह की पुड़िया रखी होती है। तो ये क्या करती हैं, उसके अंदर नमी उत्पन्न नहीं होने देती हैं, वहाँ की नमी को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेती हैं, जिससे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं वो खराब नहीं होते। ठीक है, आपने देखा होगा मोबाइल का जो डिब्बा है जिसमें मोबाइल का जो पैकेट होता है, उसमें घड़ी जो होती है, महंगी वाली घड़ी, उनके साथ इस तरह की पुड़िया आती है, उनमें इस तरह की पुड़िया रखी होती है। वो सिलिका जेल की पुड़िया होती है जो अंदर नमी उत्पन्न नहीं होने देती है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो सिलिका जेल क्या करता है, नमी को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। नेक्स्ट अनुप्रयोग रंगीन अशुद्धियों को हटाने में। रंगीन अशुद्धियों को हटाने के लिए चारकोल का उपयोग करते हैं। जैसे खाद्य तेल होते हैं, शर्करा का विलयन है, उसमें रंगीन अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, तो उनमें क्या करते हैं, चारकोल को रख दिया जाता है। चारकोल, जानता चारकोल का भी उपयोग कर सकते हैं, लकड़ी वाले चारकोल का उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये चारकोल क्या करता है, उसमें उपस्थित जो रंगीन अशुद्धियाँ होती हैं उनको अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है और शर्करा को और खाद्य तेल को शुद्ध कर देता है। ठीक है, तो शर्करा और खाद्य तेल में उपस्थित जो रंगीन अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, हम चारकोल का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट अनुप्रयोग देखेंगे विसमांगी उत्प्रेरण में। देखो, उत्प्रेरण, नेक्स्ट टॉपिक हम आगे उत्प्रेरण ही पढ़ेंगे। उत्प्रेरण दो तरह के होते हैं, एक तो होता है समांगी उत्प्रेरण और एक होता है विसमांगी उत्प्रेरण। तो विसमांगी उत्प्रेरण में ठोस उत्प्रेरक जैसे Fe, आयरन, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इस तरह के उत्प्रेरकों का उपयोग किया जाता है।
और ये उत्प्रेरक क्या करते हैं, जो अभिकारक गैसें होती हैं उन गैसों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं और इनकी सतह पर ही अभिक्रिया संपन्न होती है। विषमांगी उत्प्रेरण को आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। तो जैसे वनस्पति घी का निर्माण है, वनस्पति घी का निर्माण करते हैं वनस्पति तेल से, तो वहाँ निकिल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जो हाइड्रोजन गैस को अपनी सतह पर अधिशोषित करता है और अभिक्रिया संपन्न होती है। इसी तरह अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि है उसमें आयरन उत्प्रेरक का काम करता है और वहाँ पर जो अभिकारक होती हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, वो इसकी सतह पर अधिशोषित हो जाती हैं और अभिक्रिया करती है। इस तरह उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अधिशोषित होकर के अभिक्रिया को संपन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आयन विनिमय रेजिन या जल का विलवणीकरण करने में। देखिए हमें पता है कठोर जल होता है जिसका यूज हम पीने में नहीं कर सकते, ये पीने के लिए अयोग्य होता है। और कठोर जल के अंदर पाए जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, Ca+2 और Mg+2 के आयन। तो कठोर जल को मृदु जल में, पीने योग्य जल में बदलने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं, आयन विनिमय रेजिन विधि का उपयोग करते हैं, जिसको हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। ये कार्बनिक बहुलक होते हैं। इस विधि में कार्बनिक बहुलकों का उपयोग करते हैं जिनमें COOH समूह, SO3H समूह, NH2 समूह आदि पाए जाते हैं। ये कार्बनिक बहुलक जल में उपस्थित जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं उनको अपने सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे जल मृदु जल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए कार्बनिक बहुलकों का उपयोग किया जाता है। ये कार्बनिक बहुलक जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों को अपनी सतह पर अधिशोषित करके जल को मृदु जल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, अगला अनुप्रयोग है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। निर्वात उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, चारकोल का उपयोग करते हैं। चारकोल का उपयोग करेंगे तो चारकोल क्या करता है, जो वायु बची हुई है उस वायु को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। जहाँ पर भी हमें निर्वात उत्पन्न करना है वहाँ पर चारकोल को रख देंगे। चारकोल क्या करेगा, उसमें जो गैस है उसको अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। कहीं हमें द्रवित वायु को संग्रहित करना है या द्रव हाइड्रोजन को संग्रहित करना है तो उसमें उपस्थित जो थोड़ी बहुत वायु है उसको दूर करने के लिए उसमें चारकोल डाल देते हैं। तो जो वायु है उसको अपने अंदर अधिशोषित कर लेगा कौन, चारकोल, ठीक है। तो उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चारकोल का उपयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अनुप्रयोग है गुणात्मक विश्लेषण में। गुणात्मक विश्लेषण का मतलब क्या है, देखिए हम धनायन और ऋणायन का परीक्षण करते हैं। किसी लवण में, किसी साल्ट में उपस्थित धनायन और ऋणायन का परीक्षण किया जाता है कि उसमें कौन सा धनायन उपस्थित है और कौन सा ऋणायन उपस्थित है। इसको बोलते हैं गुणात्मक विश्लेषण। तो Al+3 आयन का परीक्षण करते हैं। Al+3 के एक परीक्षण होता है लेक परीक्षण। कौन सा परीक्षण होता है, लेक परीक्षण होता है। और जब लेक परीक्षण किया जाता है तो इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, AlOH होल थ्राइस। ये AlOH होल थ्राइस नीले लिटमस रंग को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, ठीक है। तो इस परीक्षण के दौरान AlOH होल थ्राइस बनता है जो नीले लिटमस रंग को अपनी सतह पर अधिशोषित करता है। नेक्स्ट अनुप्रयोग है वर्णलेखिकी विधि में, क्रोमेटोग्राफी में। क्रोमेटोग्राफी के द्वारा समान गुण वाले अवयवों को पृथक किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, वर्णलेखिकी विधि के द्वारा समान गुण वाले अवयवों को अलग अलग किया जाता है। जिनको हम दूसरी विधि से अलग नहीं कर सकते हैं उनको वर्णलेखिकी विधि से अलग कर सकते हैं। समान गुण वाले अवयवों को पृथक करते हैं वर्णलेखिकी विधि से। इस विधि में
ठोस अधिशोषक होता है। किसका उपयोग करते हैं? ठोस अधिशोषक का उपयोग करते हैं और अधिशोष्य के रूप में काम में लेंगे आप किसी गैस को या किसी द्रव को। ये ध्यान रखेंगे, अधिशोष्य तो क्या होगा? गैस या द्रव, और अधिशोषक क्या होगा? ठोस होगा। जब गैस अधिशोष्य है तो इसको बोलते हैं गैस ठोस वर्णलेखकी। जब अधिशोष्य गैस है, अधिशोषक ठोस है, तो इसको बोलते हैं गैस ठोस वर्णलेखकी विधि। और जब अधिशोष्य द्रव है और अधिशोषक ठोस है तो इसको बोलते हैं द्रव ठोस वर्णलेखकी। ठीक है। जो ठोस अधिशोषक होता है वो तो स्थिर होता है, वो क्या होता है? स्थिर रहता है। लेकिन जो द्रव है और जो गैस उसके अंदर डालते हैं वो चलायमान होती है, वो गति करती रहती है। तो ध्यान रखेंगे, ठोस प्रावस्था तो क्या रहेगी? स्थिर। द्रव या गैस प्रावस्था क्या रहेगी? चलायमान रहेगी। अब किस प्रकार से किया जाता है? मान लीजिए हमारे पास कोई अवयव है, कोई पदार्थ है, कोई मिश्रण है जिसमें 2 या 3 पदार्थ मिले हुए हैं। उसको किसी उचित विलायक में घोल करके उसका विलयन बनाया जाता है और फिर उसको डाला जाता है ठोस अधिशोषक पर। ठोस अधिशोषक पर उसको डाला जाता है। तो जिस अवयव की, उसमें 2 अवयव हैं, तो जिस अवयव की अधिशोषण क्षमता ज़्यादा है उसका पहले अधिशोषण हो जाएगा उस अधिशोषक की सतह पर, और जिसकी अधिशोषण क्षमता कम है उसका अधिशोषण बाद में होगा। ठीक है। इस तरह दोनों अलग अलग जगह पर अधिशोषित हो जाएंगे। ठीक। जिसका अधिशोषण पहले हुआ है वो उसमें से पहले बाहर निकल जाएगा, उसको अलग कर लेंगे, और जिसका अधिशोषण बाद में हुआ है वो बाद में बाहर निकलेगा, उसको अलग कर लेंगे। क्लियर? ये आपके स्क्रीन पर ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ये एक ब्यूरेट टाइप की नली होती है, ब्यूरेट ही होती है एक तरह से, और इसके ऊपर भरा हुआ है मिश्रण जो कैसे रंग का है? हरे रंग का है, जिसमें समान गुण वाले अवयव उपस्थित हैं। अब क्या होता है, जिस अवयव का अधिशोषण पहले होता है वो पहले अधिशोषित हो गया, वो नली में सबसे नीचे है। अब देखो नली में सबसे नीचे हरा रंग दिखाई दे रहा है, यानी वो एक अवयव है। फिर उससे ऊपर दूसरा पीला रंग दिखाई दे रहा है, वो दूसरा अवयव है। और उससे ऊपर एक और दिखाई दे रहा है जो गुलाबी रंग का है, वो तीसरा अवयव है। इस तरह तीनों अवयव अलग अलग हो गए। शुरुआत में तीनों एक साथ थे, लेकिन बाद में तीनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। किस आधार पर? अधिशोषण के आधार पर। हरे रंग वाले अवयव का अधिशोषण सबसे पहले होता है तो वो सबसे नीचे आ गया, पीले रंग वाले का उसके बाद में, तो और जो गुलाबी रंग है उसका अधिशोषण सबसे कम होता है, वो सबसे ऊपर होता है। अब इस नली में से हरे रंग वाला अवयव जो है वो सबसे पहले बाहर निकल जाएगा, उसको अलग पात्र में एकत्रित कर लेंगे। फिर पीले रंग वाला अवयव बाहर निकल जाएगा, उसको अलग पात्र में एकत्रित कर लेंगे, और लास्ट में तीसरा अवयव बाहर निकल जाएगा, उसको भी हम अलग कर लेंगे। इस प्रकार वर्णलेखकी विधि के द्वारा हम समान गुण वाले अवयवों को अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सभी थे अधिशोषण के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग बिल्कुल सरल हैं, ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से वीडियो को देखोगे, ध्यान से सुनोगे, समझोगे तो बहुत अच्छी तरह आपको याद हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। धन्यवाद।